हेलो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी क्लास 12th का। हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि ईयरली एग्जाम में 90% आने का चांसेस है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन विथ थ्योरी बेस्ड डायग्राम करेंगे, यानी कि थ्योरी भी करेंगे डायग्राम भी करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र, यानी कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र, यानी कि बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र करना है। तो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हो गई हाँ डायग्राम। अब क्या होगा इसमें, ऐसे हो गया साइड से। कुछ इस तरह का हुआ, यहाँ से कुछ ऐसे, यहाँ से कुछ ऐसे, यहाँ से हाँ ये कुछ ऐसा, हाँ ये हाँ ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, यहाँ पर हो गई ये प्राथमिक कोशिकाएं हो गई, एक ये प्राथमिक कोशिकाएं हो गई। यहाँ पर दो जो होते हैं, यहाँ पर दो ध्रुवीय केंद्रक, ये अंडकोश, ये अंडकोश का हो गई, ये सहायक कोश का हो गई। तो जैसे कि ये चित्र है, यहाँ पर जैसे कि ये जो होता है तो बाह्य अध्यावरण है ना, ये जो होते अध्यावरण होते हैं, ये दोनों अध्यावरण हो गया। ठीक है, ये बाह्य अध्यावरण हो गया, ये अंतः अध्यावरण हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो होते हैं, ये वाला जो भाग, ये अंड होती है। ठीक है, ये अंड कोशिका हो गई। इसके बाद अंड कोशिका, ये हुआ द्वितीयक केंद्रक, ये द्वितीयक केंद्रक हो गया, द्वितीयक केंद्रक। ये वाला चीज जो होता है द्वितीयक केंद्रक हो गया। इसके बाद जो होता है निभाग, ये ऊपर का साइड जो होता है निभाग होता है, ये निभाग, ऊपर का वाला भाग जो होता है ये निभाग कहलाता है। और ये नीचे वाला जो भाग होता है, नीचे वाला पोर्शन जो होता है ये नाभिका होता है। ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये नाभिका होता है, हाइलम नाभिका होता है। ये जो होता है ये बीजांड द्वार, यानी कि ये बीजांड द्वार, ये क्या हुआ बीजांड द्वार। इसके बाद जो ये वाली ये परत होती है, इस परत को हम लोग बोलते हैं वो बीजांड काय। ये वाली परत बीजांड काय, ये हो गई बीजांड काय, जो इस तरफ की दिख रही है ये बीजांड काय हो गई। इसके बाद होते भ्रूणकोश जो है ये पूरा भाग, ये भ्रूणकोश हो गया, यह भ्रूणकोश। इसके बाद भ्रूणकोश हो गया, ये बीजांड वृंत यहाँ पर होता है, बीजांड वृंत हो गया। ठीक है, हाँ ये बीजांड वृंत हो गया। तो ये बीजांड की संरचना का पूरा नामांकित चित्र हो गया, बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे में करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर। जैसे नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं, नर युग्मकोद्भिद
ये नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं तो क्या होते हैं, छोटे गतिशील एवं बड़ी मात्रा में होते हैं। नर युग्मकोद्भिद छोटे गतिशील एवं बड़ी मात्रा में होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं। नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं छोटे गतिशील और बड़ी मात्रा में होते हैं। नर युग्मकोद्भिद प्रथम कोशिका जो होते हैं परागण होते हैं। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका जो होती है परागण होती है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका जो होती है परागण होती है। नर युग्मकोद्भिद जो नर युग्मक बनाता है, नर युग्मकोद्भिद जो होता है नर युग्मक बनाता है। नर युग्मकोद्भिद क्या करता है, नर युग्मक बनाता है। नर युग्मकोद्भिद जो होता है क्या करता है, नर युग्मक बनाता है। नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है तो परागकोश में होता है। नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है, नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है कहाँ होता है, परागकोश में। नर युग्मकोद्भिद का विकास जो होता है परागकोश में होता है। कहाँ होता है, परागकोश में होता है। नर युग्मकोद्भिद की संख्या, अगर संख्या पूछे तो नर युग्मकोद्भिद की संख्या जो होती है ओनली 2 होती है। 2 नर युग्मक होते हैं, 2 नर युग्मक होते हैं। कौन कौन से, एक एक्स और वाई 2 नर युग्मक होते हैं। नर युग्मकोद्भिद का आकार जो होता है तो छोटा एवं सूक्ष्म होता है। नर युग्म आकार, इसका आकार पूछे तो छोटा और सूक्ष्म होता है। यदि नर युग्मक का परागनलिका, नर युग्मकोद्भिद की परागनलिका जो होती है वो गतिशील होती है। नर युग्मकोद्भिद की परागनलिका जो होती है, नर युग्मकोद्भिद की परागनलिका जो होती है वो गतिशील होती है। क्या होती है, गतिशील होती है। उसी प्रकार अब जैसे कि मादा युग्मकोद्भिद को देखें तो मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद जो मादा युग्मक बनाता है वो मादा युग्मकोद्भिद होता है। पहली बात हो गई। इसके बाद इसका मादा युग्मकोद्भिद का परागण जो होता है वो भ्रूणकोश में होता है। मादा युग्मकोद्भिद का परागण जो होता है, परागण कहाँ होता है, भ्रूणकोश में होता है। कहाँ होता है, भ्रूणकोश में होता है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण अंडाशय में होता है। अंडाशय में मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है। इसके बाद मादा युग्मकोद्भिद की संख्या कितनी होती है, मादा युग्मकोद्भिद जो होता है 1 होता है। मादा युग्मकोद्भिद जो होता है, मादा युग्मकोद्भिद संख्या, यदि मादा युग्मकोद्भिद की संख्या पूछे तो 1 होती है। मादा युग्मकोद्भिद की संख्या पूछे तो 1 होती है। मादा युग्मकोद्भिद जो होता है आकार में, मादा युग्मकोद्भिद का आकार पूछे तो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, लेकिन नर युग्मकोद्भिद से अपेक्षाकृत बड़ा होता है। इसका अगर आकार पूछे तो अपेक्षाकृत बड़ा होता है, अपेक्षाकृत जो होता है बड़ा होता है। इसके बाद यदि नर युग्मकोद्भिद का कार्य पूछे तो निषेचन के लिए अंडकोश का देता है। नर युग्मकोद्भिद जो होता है निषेचन के लिए, नर युग्मकोद्भिद का कार्य क्या होता है, निषेचन के लिए अंडकोश का, निषेचन के लिए अंडकोश का देता है। क्या देता है, अंडकोशिका देता है। निषेचन के लिए अंडकोशिका देता है। मादा युग्मकोद्भिद जो होता है निषेचन के लिए अंडकोशिका देता है। और मादा युग्मकोद्भिद जो होता है अचल होता है। ये मादा युग्मकोद्भिद जो होता है अचल होता है, यानी कि अगतिशील होता है। इसके बाद हम लोग फाइनली 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। पहला बीजांड की संरचना का नामांकित क्षेत्र, दूसरा नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र। हमको क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र, यानी कि
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प का नामांकित चित्र पूछा है। तो जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना, ये ऐसे होंगे, है ना। इसके बाद जैसे कि ऐसे हुए ये, हाँ ऐसे कुछ बने। अब हम लोग यहाँ पर एक ये बना देते हैं, वर्तिका, अंडास, ये। इसके बाद ये पंखुड़ियाँ बना देते हैं, ठीक है। ये हो गई पंखुड़ियाँ, ये पंखुड़ियाँ हो गई, ये ऐसे कुछ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ने देखा होगा, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे गुड़हल वगैरह के, गुड़हल के फूल में यहाँ पर छोटे छोटे पत्ती के जैसे दिखाई भी देते हैं। हाँ तो ये हो गया सबसे पहले। अब हम लोग इसके यहाँ पर कुछ यहाँ पर भी बना दें, ये हुए नर युग्मक, ये पुमंग, यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। यहाँ पर ये चीज क्या होती है, यहाँ पर पुष्प में ये वाली चीज होती है, वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, वर्तिकाग्र हो गए, नहीं स्टिग्मा और स्टाइल, वर्तिकाग्र हो गए, ठीक है। ये वाली वर्तिका हो गई, ये वर्तिका, ये क्या हुआ वर्तिका, ये वाली चीज वर्तिका स्टाइल। इसके बाद यहाँ पर जाए तो ये वाले जो चीज दिखते हैं, ये वाले जो चीज दिखती हैं, तो यहाँ पर ये होते हैं पुमंग, ये वाले जो चीज होते हैं यहाँ पर ये जो होते हैं पुमंग होते हैं। पुमंग, पुमंग की इकाई जो होती है, पुमंग की इकाई, पुमंग की अगर इकाई पूछे तो, पुमंग की इकाई, पुमंग की यदि इकाई पूछे तो पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर, पुंकेसर, पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है, पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। उसी प्रकार जैसे कि पुमंग हो गए, इसकी पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, पुमंग की इकाई क्या होती है, पुंकेसर होती है। इसके बाद पुष्प वृंत, ये वाला चीज हो पुष्प वृंत हो गए, यहाँ पर जो पुष्प वृंत, पुष्प वृंत हो गया, ठीक है। पुष्प वृंत यानी कि पेडिसेल, पेडिसेल, पेडिसेल हो गया, पेडिसेल हो गया। इसके बाद दलपुंज, दलपुंज देखे तो कहाँ लिख दें इसको, दलपुंज, ये हो गया दलपुंज, हो गया दलपुंज, दलपुंज, हाँ यहाँ पर लिख देते हैं इसको, ये दलपुंज, दलपुंज, दलपुंज की इकाई जो होती है, दलपुंज की इकाई क्या होती है, दल होती है, दलपुंज की इकाई दल होती है, दलपुंज की इकाई क्या होती है, दल होती है। हाँ तो अब ये चीज पूरा पुष्प का नामांकित चित्र हो गया, ये वाला पूरा चीज, ये पुष्प का नामांकित चित्र हो गया, पुष्प का नामांकित चित्र हो गया। वर्तिका हो गए, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र हो गए, वर्तिका हो गए, पुमंग हो गया, पुंकेसर, जायांग हो गया, जायांग कहाँ लिखे भाई साहब, जायांग, पुमंग और जायांग, जायांग कहाँ गया भाई साहब, जायांग भी हो, दलपुंज हो गया, इसकी इकाई दल, एक मिनट, हाँ यहाँ पर हो गए जायांग, यानी कि जायांग, ये वाले, यहाँ पर ये ऐसे होती है, ये ऐसे, ये जायांग, हाँ जायांग हो गया, ठीक है। प्रारूपिक पुष्प, हाँ तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक प्रारूपिक पुष्प का नामांकित चित्र, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये चीज हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर, यानी कि स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण और परपरागण में, परपरागण में, स्वपरागण और परपरागण में अंतर पूछा है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर पूछा है। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर, सेल्फ पॉलिनेशन एवं क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर पूछा है। स्वपरागण जो होते हैं तो एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच, स्वपरागण क्या होता है, एक ही पौधे के नर एवं मादा
पुष्पों के बीच होता है स्वपरागण, यानी कि सेल्फ, अपने से परागण, अपने से परागण। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पौधे के एक पौधा होता है, जैसे कि मैं हो गया, एक पौधा हो गया, ठीक है, उसकी क्या हो गया, नर, एक ये चीज नर हो गया, ये हमारे की ये नर हो गया, ये मादा हो गया, ठीक है, इनके दोनों के बीच हम वो करें तो ये होता है स्वपरागण, यानी कि अपने में ही परागित हो जाते हैं ये पुष्प। स्वपरागण में क्या होता है, एक ही पौधों के एक ही पौधे के नर एवं मादा एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है ना, नर एवं मादा, एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है, नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है स्वपरागण। इसके बाद क्या होता है, पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। स्वपरागण में पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। क्या होता है, स्वपरागण में एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है स्वपरागण जो होता है। इसके बाद पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है, यानी कि स्वपरागण में पौधे द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। इसके बाद क्या है, स्वपरागण में पौधों का आकर्षक, सुंदर और मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता, यानी कि इसमें क्या होता है, स्वपरागण में पौधों का आकर्षक सुंदर और मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता है ना, ये समझ जाएगा थोड़ा सा। पौधों के स्वपरागण में अपने में ही तो परागण करना है, चाहे तो इनको आकर्षक सुंदर होने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। हम वो यानी कि नर युग्मक जो होता, नर पुष्प जोता बोलता है कि हम परागण हम जोते हैं तुम्हारे ही वर्तिका परागण, चाहे तुम खुश रहो या नाराज। यानी कि इसमें क्या होता है कि स्वपरागण में पौधों का खूब सुंदर, आकर्षक और मकरंद युक्त होना आवश्यक नहीं होता। इसमें बोलता है कि नर पुष्प जो तो नर पुष्प बोलता है कि हमको आपके ही पास आना है, चाहे कैसे भी आए। इसलिए हम यहाँ पर स्वपरागण में मतलब पौधों का सुंदर होना आवश्यक नहीं होता, सुंदर न हो कि आकर्षक, ये सब होना आवश्यक नहीं होता। इसमें क्या है कि स्वपरागण में क्या होता है कि कम परागकणों की आवश्यकता भी होती है, परागकणों की आवश्यकता भी होगी, जैसे कम परागकणों की आवश्यकता होती है, कम परागकणों की आवश्यकता होती है। जैसे कि उसको यहाँ से ये नर पुष्प हो गया, ये मादा पुष्प हो गया, ठीक है, उसको यहाँ से डायरेक्ट यहीं पर गिरना है तो कम परागण की आवश्यकता हुई, ज्यादा नहीं जरूरत पड़ी स्वपरागण में। और पर परागण में क्या होता है, पर परागण यानी कि यानी कि दूसरे, अलग दूसरे। पर परागण यानी कि क्या होता है कि एक जाति के दो पौधों के बीच, नर एवं मादा के बीच, नर एवं मादा पुष्पों के एक ही जाति के दो पुष्पों, एक ही जाति के दो पौधों के नर एवं मादा, हाँ, एक ही जाति के दो पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है, नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। यानी कि पर परागण क्या होता है, यानी कि दूसरे एक पौधा जो होता है, ये एक पौधा हो गया, ये दूसरे पौधा हो गया, यानी एक पौधा जो होता है एक जाति के, ये दोनों इस सेम जाति के हैं, यानी कि ये आम का है तो ये भी आम का ही होगा। दो पौधे के नर एवं मादा, ये नर पौधा हो गया, ये मादा पौधा हो गया, इन दोनों के बीच अलग अलग, ये नर पुष्प जो होता है ये मादा पुष्प के पास जाकर ये परागण करता है, ठीक है, निषेचन करता है। यानी कि पर परागण में क्या होता है, एक जाति के दो पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है। पहली बात, इसमें पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता,
पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको नर पुष्प को उड़कर दूसरे ही पुष्प पर जाना है, चाहे वो द्विलिंगी हो या फिर एक लिंगी हो। इसमें मतलब पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता। पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता। पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं होता। इसके बाद की पौधे आकर्षक, सुंदर एवं मकरंद युक्त होना चाहिए। क्या होता है कि नर पुष्प जो होता है मादा पुष्प को आकर्षित, मादा पुष्प जो होती है नर पुष्प को आकर्षित करती है। यानी कि ये एक पेड़ आम का हो गया, दूसरा पेड़ आम का, यदि ये गंदा है यानी कि मादा पुष्प जो होता है, मादा वाला पुष्प जो होता है गंदा है, तो नर पुष्प जो होता है जाना नहीं चाहेगा उसके पास। इसीलिए क्या होता है कि इसमें पर परागण में पौधे जो होते हैं, पौधे सुंदर आकर्षक और मकरंद युक्त होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं परागण अधिक आवश्यक। जैसे कि जब पर परागण में क्या होता है कि नर पुष्प जो होता है मादा पुष्प के पास जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से चलते चलते मान लीजिए एक नर पुष्प हो गया, ठीक है, ये नर पुष्प हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक मादा पुष्प है, ठीक है। अब यहाँ पर से उड़ते जाएगा, यहाँ से उड़ते तैरते तो यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे उड़ा कुछ, तो यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे परागण थे, बहुत सारे यहाँ पर नर युग्मक थे, ठीक है। यहाँ पर उड़ते क्या हुआ कि कुछ उड़ गए, कुछ खराब हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि परागण की अधिक मात्रा होती है। इसमें परागकण की मात्रा अधिक लगती है। परागकण अधिक होना चाहिए। परागकण कितना अधिक होना चाहिए, ताकि यहाँ से जब नर युग्मक ताकि उड़ के जा सके और वहां तक पहुंच सके। हाँ, तो ये चीज हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। स्वपरागण और परपरागण में अंतर भी हो गया। इसके बाद अब इसको हटा दे थोड़ी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के। अनिषेक जनन क्या? अनिषेक यानी कि बिना निषेचन के, सीधा अनिषेक यानी कि बिना निषेचन के जनन होना। अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण के, बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण के विकास होने की प्रक्रिया। बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण के, बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया जो होती है अनिषेक जनन कहलाती है। अनिषेक जनन कहलाती है। अनिषेक जनन कहलाती है यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आइनोथेरा। अनिषेक जनन के बिना निषेचन के यानी कि बिना कुछ किए
बिना नर एवं मादा युग्मक का संलयन किए मादा अंडे से भ्रूण के, मादा अंडा जो होता है उससे भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया जो होती है अनिषेक जनन होती है। इसका उदाहरण आइनोथेरा, आइनोथेरा के सभी जीव जंतु, आइनोथेरा और सभी जीव जंतु, इसका अनिषेक जनन हो गया, पार्थिनोजेनेसिस हो गया। इसके बाद होता है क्वेश्चन है कि बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता क्या होता है, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता क्या होता है, ठीक है। बहुभ्रूणता जैसे कि एक बीजांड एक बीज में एक से अधिक, एक बीजांड एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की प्रक्रिया बहुभ्रूणता, यानी बहु का मतलब अधिक, बहु यानी कि एक से अधिक, बहु यानी कि एक से अधिक, बहु एक से अधिक। अब भ्रूणता यानी कि भ्रूण का निर्माण, बहु यानी कि एक से अधिक हो गया, भ्रूणता का अर्थ हो गया भ्रूणता, भ्रूणता, भ्रूणता यानी कि भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण, भ्रूण का निर्माण। तो इसका आंसर क्या होगा कि एक बीजांड बीज में, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक, एक से अधिक भ्रूणों के बनने की प्रक्रिया, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की प्रक्रिया होती है, बनने की प्रक्रिया होती है, बनने की प्रक्रिया होती है। बहुभ्रूणता क्या होती है, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बहुभ्रूणता होती है। इसके बाद इसका उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण है नींबू संतरा, जैसे कि नींबू हो गया संतरा, नींबू और संतरा, उदाहरण के एग्जाम्पल क्या है, नींबू और संतरा, संतरा आदि भी हो सकते, आदि कई भी हो सकते हैं, नींबू संतरा है ना, नींबू और संतरा। इसकी खोज, बहुभ्रूणता की खोज जो थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी, संतरों के बीज में की थी। और किसमें की थी, संतरों के बीज में, किसमें की थी, संतरों के बीज में, किसी संतरों के बीज में, संतरों के बीज में की थी, बीज में की थी। यानी कि बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरों के बीज में की थी। इसके बाद अनिषेक फलनी फल, 7वां क्वेश्चन नंबर क्या है, अनिषेक फलनी फल क्या होता है, यानी कि पार्थेनोकॉर्पिक, अनिषेक फलनी, अनिषेक फलनी फल, अनिषेक फलनी फल यानी कि अनिषेक फलनी फल, अनिषेक फलनी फल यानी कि पार्थेनोकॉर्पिक, अनिषेक फलनी फल यानी कि पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट्स, पार्थेनोकॉर्पिक फ्रूट्स। अनिषेक फलन यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण, अनिषेक फल यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलनी फल कहलाता है। जैसे कि यदि फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, यदि फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है, यदि फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो ऐसे फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। यदि फल का निर्माण बिना निषेचन के होता है तो ऐसे फल को
फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। अनिषेक फलनी फल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण कहता है, इसमें क्या, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? केला। उदाहरण क्या होगा इसमें? उदाहरण इसका क्या होगा? केला। अनिषेक फल यानी कि केला में बीज नहीं होता, यानी इसमें बीज रहित फल होते हैं। ठीक है, ये बीज रहित फल होते हैं। बीज रहित फल होते हैं। बीज रहित फल होते हैं, यानी कि जो अनिषेक फलनी फल होते हैं, यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, वो जो होते हैं उसमें बीज का निर्माण नहीं होता, यानी कि बीज रहित फल होते हैं। उदाहरण इसमें क्या होगा? केला हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि असंग जनन। तो हम लोग दूसरे स्लाइड में करते हैं। तो हम लोग कहाँ तक कर चुके हैं? असंग जनन तक, यानी कि असंग जनन यानी कि अनिषेक फलनी फल यानी कि पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स तक कर चुके हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स तक हम लोग कर चुके हैं। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। हाँ, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होता है आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स क्या होता है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं असंग जनन। असंग जनन क्या होता है? असंग जनन का मतलब क्या होता है? असंग जनन है कि बिना संग के, यानी कि बिना संग के। असंग यानी कि बिना, अलग अलग, बिना निषेचन के बीजों के बनने की प्रक्रिया, यानी कि अलग। असंग यानी कि अलग होना, असंग अलग होना, बिना बीज। असंग जनन बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन किए बीजों के बनने की प्रक्रिया। बीजों के असंग जनन क्या होता है? बिना निषेचन किए, बिना निषेचन किए बीजों के बनने की प्रक्रिया होती है। बनने की प्रक्रिया जो होती है असंग जनन होती है। क्या होती है? असंग जनन होती है, यानी कि इसमें कोई नर पुष्प न मादा पुष्प, यानी बिना निषेचन के, न इसमें नर पुष्प और न मादा पुष्प की जरूरत है। मादा पुष्प जो होता है वो बिना निषेचन किए ही बीज बना देता है। इसे हम बोलते हैं असंग जनन। इसका उदाहरण जैसे कि घास वगैरह हो गया, आप लोगों के गांव में होगा ही घास। उदाहरण एग्जाम्पल इसका क्या होगा? घास वगैरह, घास आदि यानी कि और कुछ भी घास, यानी कि एस्टेरेसी के कुल के जातियों में होती है। इसकी खोज, असंग जनन की खोज विकलर नामक वैज्ञानिक, इसकी खोज जो होता है, खोज विकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। विकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन की खोज किसने की थी? तो विकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी एक और परिभाषा है कि बिना निषेचन के अंडाशय के किसी भाग का बीज में परिवर्तित हो जाना। बिना निषेचन के अंडाशय का, बिना निषेचन के अंडाशय के किसी भाग का, अंडाशय के किसी भाग का बीज में परिवर्तित हो जाना क्या होता है? असंग जनन होता है। क्या होता है? असंग जनन होता है।
यानी कि बिना निषेचन के अंडाशय के किसी भाग का बीज में परिवर्तित हो जाना असंजनन होता है, असंजनन होता है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितने कर चुके थे मालूम नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 शायद कर चुके, कि क्वेश्चन नंबर 8 हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि भ्रूणकोश, भ्रूणकोश एवं भ्रूणपोष में अंतर लिखना है। भ्रूणकोश एवं भ्रूणकोश एवं भ्रूणपोष में अंतर, भ्रूणपोष में अंतर, भ्रूणपोष में अंतर, यानी कि भ्रूणकोश, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर। भ्रूणकोश जो होता है तो अगुणित, भ्रूणपोष, भ्रूणकोश जो होता है अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित होता है। भ्रूणकोश जो होता है अगुणित होता है। भ्रूणकोश जो होता है बीजांड के अंदर पाया जाता है। भ्रूणकोश का बीजांड के अंदर, बीजांड के अंदर पाया जाता है, बीजांड के अंदर पाया जाता है। भ्रूणकोश जो होता है बीजांड के अंदर पाया जाता है। ये भोजन संचित नहीं करता। भ्रूणकोश जो होता है भोजन भी संचित नहीं करता। भ्रूणकोश भोजन संचित नहीं करता, संचित नहीं करता। भ्रूणकोश जो होता है भोजन संचित नहीं करता। इसका निर्माण जो होता है सक्रिय गुरुविजाणु के द्वारा होता है। भ्रूणकोश का निर्माण जो होता है सक्रिय गुरुविजाणु के द्वारा होता है। सक्रिय गुरुविजाणु के द्वारा होता है। भ्रूणकोश का निर्माण जो होता है सक्रिय गुरुविजाणु के द्वारा होता है। उसी प्रकार भ्रूणपोष की देखें तो भ्रूणपोष जो होता है तो त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष जो होता है भ्रूणपोष जो होता है तो त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित होता है। भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है। इस जो होता है बीज के अंदर पाया जाता है। भ्रूणपोष जो होता है बीज के अंदर पाया जाता है। बीज के अंदर पाया जाता है। भ्रूणपोष जो होता है त्रिगुणित होता है, फिर बीज के अंदर पाया जाता है। भोजन संचित होता है। भ्रूणपोष में क्या होता है? भोजन संचित होता है, भोजन संचित होता है। भ्रूणपोष में भोजन क्या होता है? संचित होता है। इसके बाद भ्रूणपोष का निर्माण जो होता है त्रिसंलयन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। भ्रूणपोष का निर्माण जो होता है, इसका निर्माण त्रिसंलयन प्रक्रिया के दौरान होता है। भ्रूणपोष का निर्माण जो होता है त्रिसंलयन प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इसके बाद है पोलन किट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? पोलन किट। पोलन किट क्या होता है? पोलन किट यानी कि पोलन किट ऐसे पादप। पोलन किट क्या होता है? पोलन किट जैसे कि यहाँ पर परागकण जो होता है, पोलन किट को हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। ये परागकण होता है तो यहाँ पर ये जो होता है यहाँ पर जो है कुछ तेली परत होती है। ये परागकण के ऊपर कुछ तेली परत होती है, कुछ तेली परत दिखती है। हाँ, कुछ तेली परत किस कलर की होती है? पीली कलर की होती है, पीली कलर की होती है। कुछ तेली परत दिखती है जिसे हम बोलते हैं पोलन किट, जिसे हम पोलन किट बोलते हैं। जैसे पोलन किट क्या होता है कि ऐसे पादप जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। पोलन किट ऐसे पादप जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है। हाँ, ऐसे पादप जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है तो उनके परागकणों के चारों ओर, ऐसे पादप जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है उनके परागकणों के चारों तरफ कुछ तेली परत, चारों तरफ जो होता है कुछ तेली परत पाए जाते हैं। तेली परत पाई जाती हैं, तेली परत पाई जाती हैं।
ऐसे पादप जिनमें कीटों के द्वारा परागण होता है और इनकी क्या होता है, कीटों के द्वारा परागण होता है और उनके परागकणों के चारों तरफ जो होते हैं एक तेली परत पाई जाती है। ये पीले रंग की होती है, तेली परत पाई जाती है जिसे हम पोलन किड बोलते हैं। हाँ, ये पीली कलर की परत इसलिए होती है क्योंकि जैसे कीट हो गए, कीट आकर्षित, कीट जैसे कि अपने शहद को चूसने के लिए क्या करते हैं कि कीट हो गए, यहाँ पर शहद है, ठीक है, यहाँ पर जब पीला कलर का जब अच्छे से चमकता रहेगा, जैसे पीला कलर का जब अच्छे से चमकता रहेगा तो क्या कीट क्या करेंगे, कीट पीले कलर की ओर आकर्षित होंगे। तो इसीलिए पोलन किट में तेली परत में कुछ पीले रंग की होती है, ठीक है। अब इसके कार्य क्या होंगे, इसके कार्य क्या होंगे, कार्य, इसके कार्य होते पराग कणों को कीटों पर, ये पोलन किट का कार्य क्या होता है, पराग कणों को कीटों पर चिपकने के लिए सहायता करता है। पराग कणों को पराग कणों को कीटों में चिपकने में सहायता करता है, चिपकने में सहायता, पराग कणों को कीटों में चिपकने में, पराग कणों को कीटों पर चिपकने में सहायता करता है। और पहला हो गया इसका का और क्या कार्य होगा, जैसे कि ये पराग कणों को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। पोलन किट जो होता है पराग कणों को हानिकारक या पराबैंगनी किरणों से बचाता है, हानिकारक या पराबैंगनी किरणों से बचाता है। हानिकारक या पराबैंगनी, जो पोलन किट जो होता है हानिकारक या पराबैंगनी किरणों से किसको बचाता है, पराग कण को बचाता है। और ये पीले रंग का होता है, इसलिए इसमें मुख्य बात क्या है कि ये पीले रंग का होता है, पीले रंग के होने से क्या है कि जब कीट जो होते हैं इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, कीट जो होते हैं आकर्षित करते हैं, कीटों को आकर्षित, इसको कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये तो पोलन किट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन की परागण व निषेचन में अंतर, परागण व निषेचन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि परागण और निषेचन में अंतर, परागण और निषेचन में अंतर लिखना होता है। परागण क्या होते हैं, परागण जो होते हैं पुंकेसर से परागकण का परागण क्या होते हैं, परागण ये पुंकेसर से परागकण का स्त्री केसर तक पहुंचना। परागण क्या होता है, पुंकेसर से परागकण का स्त्री केसर तक पहुंचना जो होता है ये होता है परागण होता है। और इसमें क्या होता है, परागण जो होता है, परागण का क्रम क्या होता है, परागण जो होता है पहले होता है, निषेचन से पहले परागण जो होता है पहले होता है किससे, निषेचन से परागण जो होता है पहले होता है, किससे होता है पहले, तो निषेचन से होता है। इसके बाद परागण में क्या होता है, पराग नली का निर्माण होता है, परागण में क्या होता है, पराग नली का निर्माण हो गया। इसके बाद क्या होगा, हाँ, पुंकेसर से परागकण का स्त्री केसर तक पहुंचना परागण होता है। परागण जो होता है पहले होता है, किससे पहले होता है, निषेचन से पहले होता है। इसके बाद परागनली का, परागण जो होता है परागनली का निर्माण करता है। अब परागण जो होता है दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन है कि स्वपरागण और परपरागण। परागण दो प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण हाँ, टाइप्स ऑफ 2 होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ 2। परागण के प्रकार कितने होते हैं, 2 प्रकार के, एक स्वपरागण हो गया और एक परपरागण हो गया। इसके बाद निषेचन देखे तो निषेचन यानी कि
फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से होता है निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से, किस संलयन, नर एवं मादा युग्मक के संलयन से होता है निषेचन। इसमें बीजांड के अंदर होता है, जो निषेचन जो होता है बीजांड के अंदर होता है, बीजांड के अंदर होता है। निषेचन जो होता है बीजांड के अंदर होता है। इसके बाद परागण, और इसके बाद परागण के बाद होता है, हाँ पहले होते हैं, परागण के पहले निषेचन होता है ना। ये परागण पहले होता है, निषेचन से यहाँ पर है। यहाँ पर परागण जो होता है बाद में होता है। परागण इसमें क्या होता है? परागण जो होता है परागण के बाद निषेचन होता है। परागण के बाद क्या होता है? निषेचन। परागण के बाद निषेचन होता है। इसके बाद है परागण के बाद निषेचन। इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन में क्या होता है? युग्मनज, जायगोट बनता है। युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। इसके बाद क्या है कि इसके फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से होता है, निषेचन होता है। इसके बाद बीजांड के अंदर होता है। निषेचन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? तो बीजांड के अंदर हो गया। परागण के बाद निषेचन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? परागण के बाद होता है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। और निषेचन के प्रकार, निषेचन दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है एकल निषेचन और द्विनिषेचन। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एकल निषेचन और द्विनिषेचन। निषेचन दो प्रकार के होते हैं। एक होगा एकल निषेचन और एक द्विनिषेचन होता है। अब हम लोग कहाँ पर करें? यहाँ पर अब कुछ, हाँ हम लोग नेक्स्ट निषेचन में अंतर, यहाँ तक हम लोग करेंगे टेपिटम के कार्य, यानी कि टेपिटम के कार्य। टेपिटम होता है, टेपिटम नहीं, टेपिटम। यहाँ पर टेपिटम है ना। टेपिटम के कार्य। टेपिटम के कार्य क्या होता है? मध्य स्तर से भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है। टेपिटम का मेन कार्य होता है मध्य स्तर से भोज्य पदार्थ को क्या करता है? अवशोषित करता है। अवशोषित। टेपिटम जो होता है मध्य स्तर से भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है। और लघु बीजाणु, टेपिटम का कार्य और क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका एवं लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका एवं लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करता है। तीसरा हो गया टेपिटम की कार्य, मध्य स्तर से भोज्य पदार्थ को अवशोषित करता है, ठीक है। दूसरा है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं एवं लघु बीजाणु कोशिकाओं से को पोषण प्रदान करता है। तीसरा क्या है? तो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान। लघु बीजाणु जो होता है, टेपिटम जो होता है विकासशील, है ना, विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है। जो टेपिटम जो होता है मध्य स्तर से भोज्य पदार्थ को अवशोषित कर लेता है। इसके लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद विकासशील परागकणों को भी पोषण प्रदान करता है। इसमें कौन सा एग्जाम निकलता है? इसमें कैलेज एग्जाम। टेपिटम में कैलेज
टेप्टम में कौन सा एंजाइम? कैलेज। टेप्टम में कैलेज एंजाइम निकलता है। टेप्टम में कौन सा एंजाइम? कैलेज एंजाइम। टेप्टम में कैलेज एंजाइम निकलता है। टेप्टम में कैलेज एंजाइम निकलता है। स्वपरागण एवं परपरागण से लाभ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण एवं परपरागण में लाभ व हानि। स्वपरागण एवं परपरागण में, स्वपरागण एवं परपरागण में लाभ या फिर हानि, लाभ और हानि। ठीक है, स्वपरागण और परपरागण में लाभ और हानि। तो हम लोग पहले स्वपरागण देखें। स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर। स्वपरागण में क्या होता है? इससे लाभ क्या होगा? लाभ। स्वपरागण से लाभ सबसे पहले देखेंगे। जैसे स्वपरागण में क्या होता है? परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं होता है। परागण के लिए दूसरे पादपों पर निर्भर नहीं होता। पहले इसकी खासियत। स्वपरागण कहता है कि परागण के लिए दूसरे, हमको परागण करना है चाहे हम जब भी करें, जिस भी टाइम करें, हमको परागण के लिए कोई दिक्कत भी नहीं होगी। परागण के लिए दूसरों पादपों पर निर्भर नहीं होता। इसके बाद अधिक परागकणों की आवश्यकता भी नहीं होती। अधिक परागकणों की आवश्यकता भी नहीं होती। अधिक परागकणों की आवश्यकता भी नहीं होती। इसके बाद पादपों का शुद्ध वंश चलता है। यानी कि स्वपरागण में क्या होता है? पादपों का शुद्ध वंश चलता है। स्वपरागण में क्या होता है? पादपों का शुद्ध वंश चलता है। अब स्वपरागण ये लाभ तो हो गए, पर इसमें स्वपरागण से हानि भी होती है। और हानि क्या होती है वो देखेंगे। हानि क्या होती है? स्वपरागण से हानि क्या होती है कि पहली बात तो क्या है कि नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। सबसे बड़ी हानि क्या होती है कि नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होती। जब स्वपरागण में जब एक नर पादप जो होता है, नर पुष्प अपने ही मादा पुष्प के साथ स्वपरागण निषेचन कर लेता है, जिसमें नई जातियों की उत्पत्ति नहीं होगी। वही जात सेम टू सेम चक्र चलता रहेगा। यानी कि इससे हानि क्या होती है? नई जातियों की उत्पत्ति भी नहीं होती। दूसरा, अनुवांशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। अनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं, अनुवांशिक बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती है। अनुवांशिक बीमारियां जो होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी चली जानी कि जो इसके रोग हैं वो इसके भी चले जाएगा। जब इसको इसी के पुष्प के साथ मतलब निषेचन करना होगा तो उसके पास चला जाएगा। यानी कि ऐसे ये चक्र चलता रहेगा। यानी कि अनुवांशिक बीमारियां भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। इसके बाद क्या होता है? ऐसे बीज शीघ्र पकते नहीं। यानी कि इससे क्या होता है? स्वपरागण में क्या होता है? इनसे बीज होते हैं जब, यानी कि यही पुष्प है, ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक, यहीं पर आके निषेचन कर लिया, तो ऐसे युग्म जो होते हैं जल्दी से पकते नहीं है। ऐसे जो होते हैं जल्दी से पकते नहीं है। यानी कि इनके बीज जो होते हैं जल्दी पकते नहीं। स्वपरागण से जो बीज होते हैं ये जल्दी पकते नहीं है, इनकी हानि है। अब इसके बाद परपरागण। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। परपरागण से लाभ व हानि। परपरागण जो होता है
पर परागित पुष्पों से उत्पन्न होने वाले फल जो होते हैं बड़े स्वादिष्ट होते हैं। पर परागण से उत्पन्न होने वाले जो फल होते हैं, उत्पन्न फल जो होते हैं बड़े स्वादिष्ट होते हैं, बड़े स्वादिष्ट होते हैं। पर परागण से उत्पन्न होने वाले जो फल होते हैं ये बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इनके पहला लाभ हुआ, पहला लाभ हुआ पर परागण से उत्पन्न होने वाले फल जो होते हैं बड़े स्वादिष्ट होते हैं। इसके बाद इन फलों में बीजों की संख्या अधिक होती है, यानी कि पर परागण इन फलों में बीजों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है। बीजों की संख्या जो होती है वो अधिक होती है, बीजों की संख्या अधिक होती है, बीजों की संख्या अधिक होती है। इसके बाद क्या है कि पर परागण से उत्पन्न होने वाले बीज जो होते हैं अच्छी नस्ल की जातियों की उत्पत्ति होती है। पर परागण से उत्पन्न होने वाले बीज जो होते हैं अच्छी नस्ल के होते हैं। पर परागण से उत्पन्न होने वाले बीज जो होते हैं, पर परागण से उत्पन्न होने वाले बीज जो होते हैं, पर परागण से उत्पन्न होने वाले बीज जो होते हैं अच्छी नस्ल के होते हैं, अच्छी नस्ल के होते हैं ना। पर परागण से उत्पन्न होने वाले बीज जो होते हैं वो अच्छी नस्ल के होते हैं। इसके बाद क्या है कि पर परागण से पर परागण से क्या होता है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है, नई जातियों की उत्पत्ति होती है। पर परागण से नई जातियों की उत्पत्ति होती है, तभी तो पर परागण से नई जातियों की भी उत्पत्ति होती है, जिस तरह मनुष्य में होती है, जिस तरह ह्यूमन में होती है, यानी कि उसी प्रकार पर परागण में होती है, जिस प्रकार ह्यूमन में होती है, मनुष्य में होती है, उसी प्रकार। अब कुछ पर परागण से हानि वाले देख लेते हैं। पर परागण से हानि क्या कर सकते हैं? पर परागण से लाभ तो बहुत है, पर हानि भी कुछ होती है। जैसे कि यहाँ पर है पर परागण जो होता है अनिश्चित होता है। पहली बात तो क्या हुआ, हानि क्या हुई? पर परागण जो होता है, पर परागण जो होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित, पर परागण अनिश्चित होता है, ठीक है। जैसे कि पर परागण जो होता है अनिश्चित होता है, यानी कि इसका कोई ठिकाना नहीं रखता है कि होगी ही होगी। जैसे ह्यूमन मनुष्य में शादी विवाह हो गया कि इसकी शादी इसके साथ होगी या फिर ना होगी, ये डिसाइड मतलब नहीं हो सकता है इतना जल्दी। पर परागण जो होता है अनिश्चित होता है, यानी कि पर परागण होगा कि नहीं होगा, मैच्योर है कि नहीं मैच्योर है, ये चीज होता है पर परागण में, ठीक है। इसके बाद पर परागण में पुष्पों को दूसरे पादपों के पुष्प पर निर्भर होना पड़ता है। पर परागण में जो एक पुष्प होता है वो दूसरे पादप के पुष्प पर निर्भर होता है। एक पुष्प जो होता है दूसरे पादप के पुष्प पर निर्भर होता है, दूसरे पादप के पुष्प पर निर्भर होता है पर परागण में। इसके बाद क्या होता है, पर परागण जो होता है मुख्यतः वायु परागित पुष्पों में, पर परागण में कहते मुख्यतः वायु परागित पुष्पों में पर परागण जो होता है संभव होता है, अधिक पर परागण में क्या होता है, तो वायु परागित पुष्पों में परागकण जो होता है, वायु परागित पुष्पों में परागकण जो होता है अधिक संख्या में नष्ट होता है। वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में, यानी कि ढेरों संख्या में पर परागण जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं, परागकण जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ से उड़ते उड़ते दूसरे पेड़ पर गए, दूसरे पेड़ के मादा पुष्प के पास गए, तो इसीलिए मतलब पर परागण में क्या होता है, जो परागकण होते हैं परागकण उनकी संख्या भी अधिक होती है, जिससे मतलब अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। वायु परागित पुष्पों में परागकण जो होते हैं अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे विपुंसन, यानी कि इमस्कुलेशन, विपुंसन यानी इमस्कुलेशन, इमस्कुलेशन यानी विपुंसन। विपुंसन क्या होता है? अबोरा वस्त्र, विपुंसन और बोरा वस्त्रावरण,
और बोरा वस्त्रावरण। विपुंसन, विपुंसन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये पादप हो गया, ये एक पादप हो गया, ये सुंदर सुंदर फूल खिल चुके, ये ठीक है, ये फूल हो गया, ये पुंकेसर, पुंकेसर है, ठीक है। पुंकेसर में क्या होता है, पुंकेसर से परागकोश का निर्माण होता है, पुंकेसर से परागकोश, पुंकेसर से परागकोश का निर्माण। परागकोश जो होता है क्या, परागकोश को हम चिमटी की सहायता से निकाल दें, चिमटी की सहायता से, चिमटी की सहायता से यदि हम इसको चिमटी की सहायता से निकाल दें, है ना। पुंकेसर को हम, पुंकेसर में परागकोश को हम चिमटी की सहायता से निकाल दें, यह जो तो द्विलिंगी होता है, द्विलिंगी, ये क्या होता है, द्विलिंगी होता है, ये द्विलिंगी पुष्प हो गया, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प हो गया। इसमें क्या होता है कि ये कलिकावस्था, कलिकावस्था, कलिका, द्विलिंगी पुष्प में कलिकावस्था आती है, कलिका अवस्था आती है। तो इसमें क्या है, द्विलिंगी पुष्पों के परागकोश को कलिकावस्था में ही, इसमें विपुंसन में क्या होता है, द्विलिंगी पुष्पों के, द्विलिंगी पुष्पों के परागकोश को, द्विलिंगी पुष्पों के परागकोश को कलिका अवस्था में ही, द्विलिंगी पुष्पों के परागकोश को कलिका अवस्था में ही, कलिका अवस्था, द्विलिंगी पुष्पों के परागकोश को कलिका अवस्था में ही चिमटी की सहायता से, चिमटी की सहायता से निकाल दिया जाता है, चिमटी की सहायता से निकाल दिया जाता है। ये होता है विपुंसन, यानी कि मॉस्कुलेशन, ये हुआ विपुंसन, ठीक है। चिमटी की सहायता से इसे हम निकाल दिया जाता है। अब इसके बाद बोरा वस्त्रावरण क्या होता है, बोरा वस्त्रावरण, है ना, बोरा वस्त्रावरण क्या होता है, विपुंसन हो गया, यहाँ पर हम लोग कर ले बोरा वस्त्रावरण, बोरा वस्त्रावरण, बोरा वस्त्रावरण, एक मिनट, बोरा वस्त्रावरण क्या होता है, बोरा वस्त्रावरण या बैगिंग, बोरा वस्त्रावरण या फिर बैगिंग क्या होता है, विपुंसित पुष्प या सामान्य पुष्प, या तो विपुंसित पुष्प हो गया, ये वाला पुष्प हो गया जिसे हम चिमटी के साथ, चिमटी से निकाल दिए हैं, विपुंसित पुष्प, या फिर सामान्य पुष्प हो गया। दोनों प्रकार के पुष्पों को पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे अनेक, हाँ, यानी कि इसमें क्या होता है, विपुंसित, है ना, विपुंसित पुष्प या फिर सामान्य पुष्प को क्या करते हैं, एक पॉलीथीन की सहायता से, पॉलीथीन की सहायता से ढक देते हैं, पॉलीथीन की सहायता से ढक दिया जाता है, जिससे अनैच्छिक प्रकार के परागकण जो होते हैं उस पुष्प में, हाँ, पॉलीथीन ढक दिया जाता है, जिससे अनैच्छिक प्रकार के, मतलब परागकण जो होते हैं, अनैच्छिक परागकण, अनैच्छिक परागकण जो होते हैं, अनैच्छिक परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंचे, अनैच्छिक उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंचे, उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंचे, उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंचे, यह होता है बोरा वस्त्रावरण। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो एक हम लोग पेड़ की मदद से समझते, ये हो गया, ठीक है, ये पुष्प हो गया, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, एक और पुष्प ले लेते हैं, ये, हाँ, ये दो पुष्प हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसको
ये तो विपुंसित पुष्प, या तो जिसके हम मतलब ये पराग कोष को हम चिमटी की सहायता से निकाले हो ये, या तो फिर हम सामान्य पुष्प को ही क्या करेंगे, इसको हम ये किए थैलीकरण कर दिए, एक पॉलीथीन से ढक देते हैं, है ना। पॉलीथीन की सहायता से इसे हम ढक देते हैं, जिससे पराग कोष यानी कि इसका पराग कोष जो होता है, पराग कोष को निकाला है। यहाँ पर हमने पराग कोष को निकाला है यहाँ पर, और चिमटी की सहायता से पराग कोष को कैसे निकालें, यानी कि हम चिमटी की सहायता से, यहाँ पर चिमटी की सहायता से, है ना। पराग कोष को हम कैसे निकालें, एक चिमटी की सहायता से, ठीक है। एक स्त्री केसर हो गया, ये स्त्री केसर, ये स्त्री केसर हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्त्री केसर में क्या होगा, ये वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर का वर्तिकाग्र, स्त्री केसर का ये वर्तिकाग्र हो गया। अब इसमें विपुंसित पुष्प सामान्य पुष्प जो एक पॉलीथीन की सहायता से ढक देते हैं, ताकि अनैच्छिक परागकण उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर न पहुंचे। अब ये जैसे ये परागकण जैसे आएगा, यहाँ पर आया, इसमें क्या होगा, नए निषेचन हो गया, यानी कि स्त्री केसर जो है, यानी कि मादा पुष्प में जो तो पराग कोष को हो, इसे एक थैलीकरण यानी कि बोरावस्था में बैगिंग कर दिया गया है, जिससे इसमें अदर पराग कोष जो होता है उस पुष्प के पास नहीं जाएगा, जिससे निषेचन नहीं होगा, जिसे हाँ इसे हम बैगिंग कहते हैं। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं, उसके कार्य लिखिए। भ्रूणपोष है ना, भ्रूणपोष किसे कहते हैं, कहे कार्य लिखिए। भ्रूणपोष किसे कहते हैं, उनके कार्य लिखिए। भ्रूणपोष पौधे के बीज में क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा कि पौधे के बीज में भ्रूण के आसपास भ्रूण का पोषण करने वाला भ्रूणपोष होता है। नहीं, जो पौधे के बीज में भ्रूण के आसपास पाए जाने वाला एक पोषक ऊतक होता है ना। पौधे के बीज में पौधों के बीज जो होता है, पौधे के बीज में भ्रूण के आसपास पाया जाने वाला पौधे के बीज में भ्रूण के आसपास पाया जाने वाला एक पोषक ऊतक होता है। पाया जाने वाला एक पोषक ऊतक होता है जिन्हें भ्रूणपोष किसे कहते हैं। पौधे के बीज में भ्रूण के आसपास एक पाया जाने वाला एक पोषक ऊतक होता है, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। ये भ्रूणपोष कहलाता है ना, ये भ्रूणपोष कहलाता है, भ्रूणपोष कहते हैं, इसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये भ्रूणपोष का निर्माण कब होता है, द्विनिषेचन के बाद होता है। हाँ, भ्रूणपोष का निर्माण जो होता है भ्रूणपोष का निर्माण द्विनिषेचन के बाद होता है। इसमें क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यानी कि भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद यांत्रिक सहारा देता है, यांत्रिक सहारा देता है। इसके बाद क्या होगा कि बीज के अंकुरण के दौरान उसकी रक्षा करता है। बीज के
बीज के अंकुरण के दौरान बीज के अंकुरण के दौरान उनकी रक्षा करता है, बीज के अंकुरण के दौरान उनकी रक्षा करता है। तो फाइनली हम लोग इतना कुछ कर चुके हैं। इसमें से एक क्वेश्चन छूट रहा है जो कि है कि कौन सा क्वेश्चन है, जो कि है कि द्विनिषेचन से आप क्या समझते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो टाइम कम होने के कारण हम सेशन को यहीं पर बंद करते हैं। तो मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक, कल का टॉपिक क्या रहेगा, कुछ केमिस्ट्री का हो सकता है। तो ये वाला आप लोगों को क्लास कैसी लगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और कल हम लोग मिलेंगे केमिस्ट्री के सेशन में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। ऐसे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और यहाँ पर आपको आपके पेपर तक कुछ न कुछ आपको देते रहेंगे हम, इधर से प्रोवाइड होगा, और बायोलॉजी केमिस्ट्री को एकदम स्ट्रांग बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।